खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने आज जब अपनी बजट स्पीच शुरू की तो पूरा देश टकटकी लगाकर उन्हें सुन रहा था। वजह यह थी कि लोग जानना चाह रहे थे कि मोदी सरकार के 4 साल के शासन में सरकार से उनकी जो उम्मीदें अभी पूरी नहीं हो पाई थी, उन पर क्या फैसला लिया गया है। जब बजट की बातें खुली तो सबसे बड़ा झटका देश के मिडिल क्लास को लगा, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वो जस का तस रहा, वो भी तब जब सरकार खुद मान रही है कि इनकम टैक्स कलेक्शन 90,000 करोड़ बढ़ा है। यह गुस्सा इसलिए और परवान चढ़ा क्योंकि सांसदों की सैलरी दोगुनी करने का इंतजाम कर लिया गया है। 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाली मझोली इंडस्ट्रीज को कॉर्पोरेट टैक्स 25% कर जरूर राहत दी गई। गरीबों और किसानों के लिए कई तोहफों का ऐलान जरूर हुआ है। सरकार ने आगामी खरीद की फसलों को उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना कीमत पर लेने का फैसला ले लिया है। देश के किसानों की आमदनी बढ़ाकर साल 2022 तक दोगुना करने का टारगेट दोहराया गया है। 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है, लेकिन इसके लिए पैसे कहां से आएंगे बताया नहीं गया। लेकिन फिर भी यह अपने आप में एक बड़ी योजना होगी। 8 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिलाने की बात कही गई है। राजस्थान उपचुनावों में जीत से खिली कांग्रेस ने इस बजट को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि शुक्र है बस 1 साल ही बचे हैं मोदी सरकार को सत्ता में। और बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या बजट 2018 बीजेपी को 2019 में जीत दिलवा पाएगा। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। This year's budget, the rights of the land, allied activities and placement for 500 वजीर खजाना अरुण जेटली ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया का बजट पेश किया। बजट तकरीर में जेटली ने हस्ब तवक्को लुभावने ऐलानात के बजाय किसानों, गरीबों और खवातीन को कुछ सौगात दी। ज़राअत और देही इलाकों में लोगों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करते हुए तनख्वाह पाने वाले टैक्स दहिंदगान को 40,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती का फायदा देने की तजवीज रखी। बजट तकरीर में जेटली ने कहा कि 2022 तक मुल्क के हर एक गरीब के पास अपना घर होगा। बजट में गरीब और दरमियाना दर्जे के लोगों को होम लोन में भी राहत देने का ऐलान किया गया, जबकि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खजाना अरुण जेटली ने किसानों के लिए कर्ज की रकम 11 लाख करोड़ करने का भी ऐलान किया और ज़राई आबपाशी के लिए 2600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसके अलावा मुल्क के हर एक गरीबों के लिए 5 लाख तक नकद मेडिकल सहूलत की भी तजवीज रखी। छोटे और दरमियाना दर्जे के कॉरपोरेट्स को भी टैक्स में राहत दी गई है। अक़लियती उमूर के बजट में 505 करोड़ रुपए का इजाफा भी किया गया और गुज़श्ता बरस के 4,195 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 4,700 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। आइए एक तायराना निगाह डालते हैं बजट में अहम ऐलानात पर। बताया जाता है कि ये बजट आम इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत का आखिरी मुकम्मल बजट है, लिहाजा इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जहां बजट की सराइश की जा रही है, वहीं अपोजिशन नुक्ताचीनी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बजट को मजबूत न्यू इंडिया की बुनियाद बताया है। इस बजट में देश के एग्रीकल्चर से लेकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर बात पर पूरा ध्यान दिया गया है। बजट किसी भी हुकूमत का हो, अगर इंतखाबात का साया सर पर हो तो बजट का चुनावी होना भी लाजमी है। दूसरी जानिब बजट के दिन ही मोदी हुकूमत के लिए राजस्थान से अच्छी खबर नहीं मिली, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के नतायज से बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। ऐसे में सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि क्या 2018 का आम बजट 2019 के चुनाव में बीजेपी को जीत दिला सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो मोदी सरकार के आखिरी मुकम्मल बजट पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अरविंद निषाद साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब हैं और साथ ही साथ आलोक पुराणिक साहब हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, व्यंगकार हैं। वो भी अपने इस मसले पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश का मिडिल क्लास बड़ी उम्मीद लगाए आज बजट स्पीच सुन रहा था, लेकिन मिली सिर्फ और सिर्फ निराशा। ऐसा क्यों किया आपने मिडिल क्लास के साथ? फिर बाद में खबर यह भी आई कि नाराजगी दूर करने के लिए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं 2 रुपए घटा दी गई हैं एक्साइज टैक्स कम करके, लेकिन फिर बाद में यह पता चला कि वो तो आपने सेस बढ़ा दिया है, तो बात वही हो गई। तो धोखा ही धोखा मिला सिर्फ। नहीं, देखिए, अगर बजट को अगर कोई सोचता है कि केवल टैक्स रेट्स कम करने को ही बजट के अंदर एक्सरसाइज को मानते हैं, तो वो नहीं है। बजट एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सरकार के, उनका एलोकेशन महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आता है, वित्त मंत्री का भाषण आता है और सब अलग अलग स्टेक होल्डर से सरकार जब चर्चा करती है, तो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर, फोकस एरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और इस बार वो प्रायोरिटी सेक्टर या फोकस एरिया आइडेंटिफाइड थे बहुत क्लियरली कि कृषि क्षेत्र के लोगों को, किसानों को राहत देनी बहुत जरूरी है, उनका हैंड होल्डिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार जनरेशन के लिए, स्वरोजगार के लिए, छोटे मझले उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों को सहायता देने की बहुत आवश्यकता है ताकि रोजगार बने देश में। और तीसरी बात थी कि हेल्थ और एजुकेशन पे सरकार खर्च करे। और चौथा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो सरकार कर रहा है, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन का, कनेक्टिविटी का, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का, उसमें बिजली घर घर पहुंचाने के, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सारी बातें ठीक है अग्रवाल साहब, लेकिन ये टैक्स स्लैब का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, लगातार पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि भाई 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। नहीं तो, और नहीं सुनिए, तो मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी सर। और जब बजट पेश करती है आपकी सरकार, तो वो अरुण जेटली का अप्रैल 2014 में अमृतसर में दिया गया भाषण लोग याद करते हैं, जिसमें वो खुद वकालत करते थे कि भाई इसको 5 लाख तक बढ़ाकर किया जाना चाहिए। तो अब आखिरी मुकम्मल बजट आपने पेश कर लिया, उसकी कोशिश तो आपकी तरफ से हुई ही नहीं, तो वो सब क्या था? नहीं, हम मानते नहीं, देखिए कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम किया। सरकार ने जो टैक्सेशन को कम करने का तरीका सब सोचा बेटर था, वो इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने का तरीका अपनाया है। इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी को ज्यादा फायदेमंद रहता है और हर आदमी को उसका फायदा मिलता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार जीएसटी के अंदर काफी टैक्सेस कम कर चुकी है और भी करने के प्रयास में है। तो 28% के स्लैब में मात्र 50 आइटम रह गए, ज्यादातर आइटम 15 और 18 में आ गए, उसको भी सरकार मर्ज करना चाहती है। तो ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद अली खान, 1 मिनट, नहीं, सिरे से खारिज क्यों कर रही है इस बजट को? 1 मिनट समीर भाई 30 सेकंड और दे दे। बोलिए। नहीं समीर भाई 30, चलिए ले लीजिए। 30 सेकंड तो दे दो, 30 सेकंड दे दो। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने जो आइडेंटिफाइड एरियाज में खर्च किया है, और जो कुछ काम तो सब में रह गए, अगर इसमें स्लैब नहीं हुआ तो मानते हैं, लेकिन उनको और तरीके से कंपेंसेट करने का प्रयास किया है। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब, सिरे से खारिज क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी इस बजट को, और आप देश को यह याद क्यों दिला रहे हैं कि बस 1 ही साल बची है मोदी सरकार? यानी आप बिल्कुल 2019 में मानकर चल रहे हैं कि सरकार जाने वाली है? देखिए अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलने वाला हूं कि गोपाल अग्रवाल साहब जो बहुत ही ज़हीन अर्थशास्त्री हैं और जिनका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूं, मेरे भाई हैं, मुझे भरोसा है वो जो बोल रहे हैं उस पर उन्हें खुद भरोसा नहीं है, क्योंकि इतना खराब बजट एक ऐतिहासिक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। आप किसी ने बड़ा अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया था हिंदी में, शब्दों में समृद्ध और हकीकत में खोखला, ये है ये बजट। एक बार बैकग्राउंड पे गौर करते समीर अब्बास साहब, ये इतनी खुशनसीब सरकार थी, जब ये आए थे तो तेलों के दाम आधे के आधे हो गए थे,
मोदी जी ने कहा था मैं ऐसे ही खुशनसीब हूं। उसके बाद इस तेल की बोनस की वजह से इन्हें 2.5 लाख करोड़ रुपए मिले। खुद इनका आंकड़ा है, इनकी ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो मंत्रालय है वो उसकी वेबसाइट पे ये आंकड़े पेश है। मुझे एक बात बताइए, 2.5 लाख करोड़ में अगर 500 करोड़ का एक अस्पताल बनता है एम्स, कितने अस्पताल बन जाते? 200 से अधिक बन जाते, उसके बाद भी पैसे बचते स्कूल बचाने के लिए। उस पैसे का क्या हुआ आज तक आपने हिसाब नहीं दिया। दूसरी बात, मिडिल क्लास को आपने टैक्स कर करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतना सेंस ऑफ रिजेंटमेंट और गुस्सा पैदा कर दिया आपके खिलाफ कि लोग आज आपसे कह रहे हैं कि आपने 40,000 रुपए माफ करके हम पे एहसान किया है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता था, हेल्थ अलाउंस होता था, वो तो खुद आके करीब 35,000 के करीब बैठता था। तो आप क्या 5,000 रुपए देके हम पे कोई एहसान कर रहे हैं? अगर आपने आज पेट्रोल के दाम कम कर दिए होते गोपाल भाई, देश तब भी आपको श्रेय देता है इस बात का, लोग आपकी पीठ तब भी थपथपाते, मगर आपने वो तक नहीं किया। पेट्रोल जो है लोगों की कमर तोड़े दे रहा है, मगर आप लोगों के दिल में इतनी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है ही नहीं कि आप गौर करें इस बात पे। और आखिर में मैं कहूंगा, बिल्कुल इस वक्त सबसे ज्यादा नाराजगी पेट्रोल और डीजल को लेकर है। 3 अलग-अलग डिबेट, रोजगार के बाद सबसे ज्यादा लोग महंगाई से परेशान है। लोग कह रहे हैं सरकार के जाते जाते 100 रुपए लीटर तो दाम हो ही जाएगा। बिल्कुल सही। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी हैरानगी की बात है, मुझे आज बड़ा सीखने को मिला अब्बास साहब। मैं 3 अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग किसान ग्रुप्स के, जिसमें योगेंद्र यादव भी एक थे, वो उनके साथ पैनल पे था और उन्होंने 2-3 बातें बताई। आपको पता है ये जो MSP + 50 की बात कर रहे हैं, पहले तो उसका आधार ही खोखला है, मैं आऊंगा उस पर, मगर उससे पहले आपको ये बता दूं, जब आप वो बिल का फाइन प्रिंट पढ़ते हैं आपको पता लगता है वो खारिफ सीजन से एप्लीकेबल होगा, राबी से नहीं। यानी कि जो अभी बेचारे किसान जो हैं, जो अब बेचने जाएंगे अपनी फसल, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अक्टूबर दिसंबर में, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, उससे पहले मैं आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि भाई आखिर सरकार के सामने मजबूरी क्या थी? टैक्स स्लैब को क्यों नहीं बढ़ा पाई सरकार, जबकि सरकार ने खुद ये माना है कि नोटबंदी से भी 1,000 करोड़ मिले, इनकम टैक्स कलेक्शन 90,000 करोड़ बढ़ गया, टैक्स देने वाले 19.25 लाख लोग बढ़ गए। उसके बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये खुद कहती रही है जब सत्ता में नहीं होती है कि भाई ये टैक्स स्लैब तो 5 लाख तक होना चाहिए, इसे 5 लाख तक बढ़ा देना चाहिए। फिर सरकार के सामने क्या मजबूरी रही? समीर, असल में मैं अगर इस बात को यूं रखूं कि जैसे किसी मिल में कोई ट्रेड यूनियन लीडर जो है भाषण देता है तो कहता है कि सब बांट दीजिए और सारा जो है वेतन जो है मजदूरों में कर दीजिए, और कल उसी को अगर CEO बना दो तो वो उसके बाद वो वेज कट करने लगता है। तो कुछ वही स्थिति हो गई है कि सिर्फ जेटली जी नहीं, मैं तो जब से पत्रकारिता में हूं या जब से मैंने राजनीतिक समझ मेरी है, भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले का जनसंघ हमेशा इनकम टैक्स की जो लिमिट है उस जमाने के हिसाब से, जब 50,000 होती थी तब 1 लाख करने की बात करते थे, जब 1 लाख हुई तो 2 लाख करने की बात करते थे, हमेशा 5 लाख तक का जेटली जी ने कहा ही करते थे जी। लेकिन जब वक्त आया तो कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के सामने मजबूरी ये है कि सरकार, ये चुनाव वर्ष है और चुनाव वर्ष में जो है सरकार के पास साधन संसाधन सीमित है। 90,000 करोड़ आ गया या 1,000 करोड़ उससे आ गया, ये बात अलग है, लेकिन जिस तरह से तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं, आपका राजकोषीय घाटा बढ़ना ही बढ़ना है जी, नंबर 1। नंबर 2, खुद इस बार GST का 11 महीने का टैक्स कलेक्शन हुआ है, वित्त मंत्री जी ने कहा, तो पैसे सरकार के पास उतने नहीं है जितने कि वो बांट सकें। और उनको रूरल सेक्टर में, चूंकि गुजरात के चुनाव के बाद जो नाराजगी ग्रामीण क्षेत्र की आई, अभी आलोक जी बताएंगे और बेहतर तरीके से, जो नाराजगी उनके सामने आई ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की, तो उनको ये था कि पैसे जो है बजट को दिखना चाहिए कि ग्रामीणोन्मुखी और किसानोन्मुखी बजट है। मतलब मैं वो हिंदी कठिन बोल रहा हूं, उर्दू चैनल पर माफ कीजिएगा, मतलब ये देहात की तरफ और किसानों के लिए वाला बजट है। मुझे लगता है कि शायद इन दबाव की वजह से ये कुछ वजह रही जिसकी वजह से सरकार भाजपा जो है चाहते हुए भी कि मिडिल क्लास को थोड़ी सी रियायत दी जाए, वो नहीं दे सकी। ये एक शायद मजबूरी रही होगी। और चूंकि चुनाव वर्ष है, 3 राज्यों के चुनाव अभी हो रहे हैं 4 के, और उसके बाद 3 कर्नाटक का है, फिर 3 राज्यों के हैं और उसके बाद लोकसभा के हैं। तो आखिरी बजट है इस सरकार का, मौजूदा सरकार का। तो कुल मिलाकर उनको लोक लुभावन बजट भी देना था। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा
कि ये बजट कुछ मतलब फंस गया बीच में। हाँ, तो ये ना तो लोक लोक लुभावन लुभावन तो हुआ नहीं ना, ना ये लोक कठोर लुभावन तो बजट हुआ रहा नहीं। कि कोई बहुत बड़ा आप आर्थिक सुधार ऐसा करते, रिफॉर्म ऐसा करते कि लगता कि भाई वाकई आपने इसके लिए एक कठोर बजट किया, और ना लोक लुभावन रह पाया। कुछ घोषणाएं बहुत अच्छी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे वो मेडिकल राहत वाली है, इंश्योरेंस वाली है या कुछ है। अरविंद निषाद साहब जेडीयू से हमारे साथ हैं। अरविंद निषाद साहब, अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, तो क्या बजट की खुलकर तारीफ करते हुए आज आप नजर आएंगे या सरकार के कान उमेटते हुए भी नजर आएंगे? क्योंकि 2019 में आपको भी चुनावों में जाना है और आज इस बजट से मिडिल क्लास बहुत नाराज है। वो मिडिल क्लास जिसके लोग लाइनों में लगे रहे नोटबंदी के समर्थन में, उन्होंने कहा ठीक है हमें दिक्कत हो रही है, हम सह लेंगे, लेकिन हम सरकार के इस फैसले के साथ हैं। जीएसटी का उन्होंने समर्थन किया दिक्कतें होने के बावजूद भी। आज उनको मिला क्या? समीर साहब, आज का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, इसके लिए मैं देश के वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और बजट में कृषि सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और रोड सेक्टर में जो घोषणाएं की गई है, यह आम जन को लुभाने वाला है। और इस सेक्टर में जो इस देश के 85% निवासी ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं, जिनके लिए आज बड़ी घोषणाएं की गई है, इसलिए इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। और आम जनता के हितार्थ यह बजट है। आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जो 50 करोड़ ऐसे व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का जो वायदा किया गया है, यह अपने आप में अद्वितीय है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हेल्थ सेक्टर में इस प्रकार की घोषणा की गई है। नहीं, ये जो ऐलान किया गया ना 50 करोड़ को हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया जाएगा, इसकी असलियत पर मैं आऊंगा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ऐलान तो अद्वितीय है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात किसानों के लिए जो आज घोषणाएं की गई, खासकर सब्जी के सेक्टर में उसके लिए एक अलग ऑपरेशन ग्रीन नाम से योजना चलाने की जो बात कही गई, तो खासकर पूर्वी भारत जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश या जो और हिंदी पट्टी के जो इलाके हैं, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सब्जियों का उत्पादन होता है। अभी हमारे बिहार में एक खबर, बिहार सरकार ने एक खबर चलाई और बिहार सरकार के माध्यम से बिहार में उत्पादित सब्जियों का उत्पादन विदेश में करने की एक नीति पर सहमति बनी है। तो इन सभी राज्यों में, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, इन सभी राज्यों के जो छोटे छोटे किसान हैं, ऐसे किसानों के लिए यह जो बजट प्रस्तुत हुआ, इसके लिए काफी फायदेमंद होगा और इनके लिए काफी कुछ उपाय किए गए हैं। एक दूसरी बात, आलू और प्याज के क्षेत्र में कुल मिलाकर सरकार ने काफी कुछ करने का आज वायदा किया है। नहीं, काफी कुछ वायदा किया है, इसलिए हम आज के बजट का स्वागत करते हैं। और 19 में जहां तक जाने का सवाल है, हम बिल्कुल हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए में रहते हुए हम 19 के चुनाव का सामना करेंगे। ठीक है, आपने पूरा फर्ज निभा दिया, एनडीए में रहने का पूरा फर्ज निभा दिया अरविंद साहब। अब हम दूसरे लोगों को सुन लेते हैं। आलोक पुराणिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आलोक जी, ये जो दावा किया गया है, सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ी घोषणा, सबसे बड़ा ऐलान कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, इसकी असलियत दरअसल क्या है, मैं समझना चाहूंगा। और अगर हम मान लें कि एवरेज की हर परिवार में 5 लोग हैं, तो ये 50 करोड़ तक डेटा पहुंच जाता है, आंकड़ा पहुंच जाता है। लेकिन हकीकत हम जब देखते हैं, पैसे कहां से आएंगे इसके लिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक डेटा मैं देख रहा था, अगर 50% भी इंश्योरेंस लोग क्लेम कर लें इसमें से, तो भी 12.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा सरकार के खजाने पर, जो कि पूरे बजट का 60% है। पैसे कहां से आएंगे? ऐलान तो कर दिया गया। देखिए, तो इंश्योरेंस में 50% क्लेम कर लें, अगर इस आधार पे कैलकुलेशन हो तो विश्व की सारी इंश्योरेंस कंपनियां फ्लॉप हो जाएंगी। ये तो 50% पे, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं, इसलिए एक 6 से 10% का क्लेम रेशो बनना है। और वो पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि बाकी बजट अपनी जगह, सिर्फ 2 घोषणा है जी। एक, अगर 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ परिवारों के मेंबर्स को हर साल 5 लाख का इंश्योरेंस सरकार अगर जमीन पे उतार लाती है, तो
राजनीति और अर्थशास्त्र का विनम्र विद्यार्थी होने के नाते मेरा मानना है कि ये सरकार कुछ भी नहीं करे ना और कुछ ना करे तो इससे एक नहीं बहुत सारे चुनाव जीते जा सकते हैं। नंबर 2, अगर जमीन होता, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ, अगर अमल में लाया जा सके, सारी बात उसी की है। नंबर 2, अगर आप गुजरात के चुनाव का विश्लेषण करें, मैंने किया, वहां 70% स्ट्राइक रेट था ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में, जहां शहरी क्षेत्र में बीजेपी 70% जीती जी। ग्रामीण क्षेत्रों में बुरी हालत और उसमें 40% का पासिंग रेशो भी नहीं आया। जब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के 1.5 टाइम्स होने की, यानी 100 रुपए के माल की सरकार 150 इंश्योर करवाएगी जी, तो इसका मतलब ये मत लगा दीजिए किसान गया और उसे 150 मिल गए। केंद्रीय कृषि मंत्री का ही बयान था कि दिल्ली के 150 किलोमीटर के दायरे में भी वो समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। मध्य प्रदेश सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए कि समर्थन मूल्य मिल जाए, एक अगली स्कीम निकालनी पड़ी, भावांतर योजना, यानी जिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है उनकी भरपाई सरकार करेगी। अगर ये 1.5 टाइम्स हो जाए तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% होती है और 50% अगर मार्जिन इस देश के हर किसान को आप इंश्योर कर लें जी, तो ये आप लिखित ले लें मुझसे कि स्वास्थ्य और एमएसपी ये 2 योजनाएं ऐसी बड़ी हैं कि जिनसे एक नहीं बहुत सारे चुनाव जीते जा सकते हैं। लेकिन अब ये जमीन पे उतर के कैसे आती हैं, एग्जीक्यूशन में कैसे जाती हैं, रिजल्ट कैसे आते हैं, ये अभी देखने की बात होगी। रहा इसमें ताल्लुक डिबेट का आया कि मध्य वर्ग को क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया जी। आप एक चीज समझ लें कि यही बजट नहीं, मध्य वर्ग को, सिवाय उस मध्य वर्ग को जो कि शेयर बाजार में इन्वेस्टेड है, मध्य वर्ग के लिए आयकर स्लैब का बावजूद उन सारे दावों के कि अभी इकोनॉमिक सर्वे में दावा है कि इनडायरेक्ट टैक्स में 50% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 6.4 मिलियन पहले थे और इस जीएसटी आने के बाद वो 1 करोड़ के आसपास आ गए और 18 लाख बढ़े इनकम टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती थी कि भाई जो सबसे नीचे वाला तबका है मिडिल क्लास का, सैलरीड क्लास, कुछ उसको मिल जाते, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ये सरकार मान के चलती है कि मध्यम वर्गीय जो वोटर है वो कहीं जाने वाला नहीं, वो कहीं जाने वाला नहीं। वो पुष्टि गुजरात से होती है। गुजरात में जीएसटी के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन सूरत से हुए थे और सूरत विधानसभा की लगभग सारी सीटें भाजपा के पास थी। तो जितना मुझे समझ में थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र आई थी, मैं समझता हूँ कि जूही सिंह जी किस तरह से आप इस बजट को देखती हैं? और जो बात आलोक जी अभी कह रहे थे कि भाई मध्यम वर्ग को तो सरकार मानकर चल रही कि मिडिल क्लास तो अपना है ही है, वो वोटर तो कहीं जाने ही वाला नहीं। आज जब ये मिडिल क्लास वाली जब बात आई तो मैंने ट्वीट किया, तो उस पे मुझे कई लोगों ने ये ट्वीट किया कि भाई मिडिल क्लास सरकार से कैसे छिटक सकता है, उसके लिए तो बहुत सारे इश्यूज हैं, गाय का इश्यू है, लव जिहाद का इश्यू है, हिंदू मुसलमान का इश्यू है, वो तो उसी में खुश हो जाएगा। उसको क्या चाहिए बजट से? शेयर बाजार बहुत बढ़िया बढ़ रहा है, 30% बढ़ गया एक साल में, एक महीने में बढ़ गया 30% से ऊपर। ये बजट जो 2 योजनाएं, समीर जी, 2 योजनाओं की बात हुई, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और एक फार्मर्स के लिए, दोनों ही बहुत बड़ा धोखा है। अभी नीति आयोग के चेयरपर्सन एक पैनल पे थे, उन्होंने कहा ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इस बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया है, बजट का पूरा प्राविधान नहीं है, अभी इंश्योरेंस कंपनी से बात होकर एक मॉडल बनाया जाएगा और इसको रोल आउट करने में ही करीब 8 से 10 महीने लग जाएंगे। दूसरी बात, आप हर चीज का वादा 2022 के लिए कर रहे हैं, 2019 की कोई मान्यता भाजपा के लिए नहीं है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो बार बार एक किसान कहता है कि हमें कोई प्रॉफिट चाहिए, हमारा मुनाफा होना चाहिए कृषि क्षेत्र में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस तरह से कैलकुलेट होता है, जैसा कि हमारे कांग्रेस के मित्र ने बताया, उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। अब भाजपा के मित्रों से कहो तो ये कहेंगे हमने यूरिया दिला दी। प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं यही है, मिडिल क्लास को कोई छूट न देना, ये मिडिल क्लास पे एक प्रेशर बढ़ाना है। जिस सेस का आपने जिक्र किया, वो सेस क्यों लगाया है आपने? हेल्थ एंड एजुकेशन पे आपका बजट तो कम हो रहा है जो आप प्राविधान में कर रहे हैं कि हम ये हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करेंगे, साथ ही आप कह रहे हैं कि इससे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये बहुत क्लियर है कि ये हमारे प्राथमिक सुरक्षा केंद्रों पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं ऑपरेट होगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑपरेट होगी और 5 लाख का नहीं, मैं
अपने जेडीयू के दोस्त को करेक्ट करना चाहूंगी, 5 लाख तक ये सरकार जो है वो भाषा में बहुत अच्छी है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस ये अवेलेबल कराएंगे। उस तक में क्या होता है, किसको मिलता है, ये बड़ी बात है। महिलाओं को क्या मिला, आपने गुलाबी रंग का, जब आप बड़े बड़े स्टोर पर जाते हैं ना, तो 50% बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है, फिर उसके नीचे लिखा रहता है छोटा सा तक, 50% तक डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो लोग 50% देखकर चले आते हैं। फिर बाद में आके पता चलता है कि कहीं 12% है, कहीं 15% डिस्काउंट मिल रहा है। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब वही काम किया है क्या आपने? कुल मिलाकर ऐलान बड़े बड़े कर दिए, लेकिन करेंगे कैसे ये पता नहीं है। देखिए, अभी तक जो भी ऐलान किए भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उनको पूरा प्रयास करने के लिए उस तरफ रास्ते से चले हैं। और आप देखेंगे तो हमारे चाहे विमुद्रीकरण को ले लीजिए, भ्रष्टाचार को ले लीजिए, जीएसटी को ले लीजिए, सरकार में एक जिजीविषा है, एक वह शब्द है हिंदी में जिजीविषा, काम करने की मोदी जी में इच्छा है, जनता के हित में काम करने के। उसमें सक्सेस फेलियर कोई बहुत बड़े मतलब उसमें मायने रख, उस रास्ते पे चल रहे हैं, सिंसियरली चल रहे हैं, उसके क्या रिजल्ट आते हैं। जिजीविषा का जिक्र कर रहे हैं आप गोपाल जी, तो समय बताएगा। ये जिजीविषा नजर आ रही थी लोगों को अप्रैल 2014 में, जब जेटली साहब कह रहे थे कि 5 लाख तक होना चाहिए टैक्स स्लैब, और आपको लोगों ने सत्ता में चुनकर सत्ता में बैठा दिया। नहीं, देखिए, इसी चक्कर में कि भाई आप आएंगे, ये काम कर दिखाएंगे, लेकिन मिला क्या? देखिए, जब हमने सवाल तो पूछा जाएगा ना आज। नहीं, जब हमने एमएसपी की बात की, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने तो खोखला प्रॉमिस किया था, अब एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया ना। तो अल्टीमेटली देखिए, सत्ता में जब काम करते हैं, गवर्नेंस में कोई एक सिस्टम के थ्रू चलना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है, और या तो आप कह दीजिए कि नहीं एमएसपी नहीं बढ़ाते, लोगों को आम मिडिल क्लास को टैक्स कम कर दीजिए। आखिर कहीं ना कहीं तो रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे। एमएसपी आप कह रहे हैं 1.5 गुना कर दिया, क्या वाकई ये हो गया है? तमाम बहुत खास मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज इस दावे की भी हम असलियत जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली खान साहब भी हाथ उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। और सवाल यही है कि क्या बजट 2018 बीजेपी को 2019 में जीत दिलवा पाएगा? छोटे से ब्रेक के बाद। तो मोदी सरकार का यह चुनावी बजट बीजेपी को क्या 2019 में जीत दिलवा पाएगा? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ब्रेक से पहले बात किसानों की निकली और कहा यह जा रहा है, सरकार का दावा अब यह है कि जो बीजेपी ने वादा किया था, देखिए वो कर दिखाया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि भाई लागत से 1.5 गुना दाम दिलाना चाहिए किसानों को, और वो सरकार ने कर दिखाया है। क्या आप मानते हैं ऐसा हो गया? देखिए, मैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, और मैं बताता हूं आपको क्यों। समीर अब्बास साहब, हाँ, सबसे पहले तो आप एक बात पे गौर कीजिए। समीर अब्बास साहब, ये बजट अगर कोई पहली बार सुन रहा होता, वो ये सोचता कि ये सरकार का पहला बजट है बनिस्बत इसके कि इसका आखिरी बजट है। आप ये गौर कीजिए, हिसाब देना चाहिए था इन्हें, खड़े होकर बताना चाहिए था इन्होंने पिछले बजट से लेकर अब तक क्या अचीव किया है। पिछले बजट में मुझे याद है एक स्कीम थी जिसके बारे में काफी बातचीत हुई थी, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो सबसे गरीब हैं उन्हें पॉवर्टी से निकाला जाएगा। मुझे उसका नाम याद नहीं है स्कीम का, मगर बड़े गर्व से इन लोगों ने पेश की थी वो स्कीम। दूसरी चीज उन्होंने बड़े गर्व से पेश की थी, बड़े फखर से इन्होंने पेश की थी। ये कहा था कि हमने मनरेगा में इतने पैसे का एलोकेशन किया है जितना पिछला किसी का सरकार ने नहीं किया हो। अभी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और ये पता नहीं ये इसका इन्होंने हिसाब क्यों नहीं दिया, पिछली वो जो स्कीम थी उसका क्या हुआ, और जो मनरेगा में आपने पैसे दिए थे उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, क्रियान्वित हुई, काम एलोकेट हुआ। अगर आप काम नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, तो आप स्कीम को सक्सेस बता रहे हैं, ये आपकी विफलता की निशानी है। मनरेगा की विफलता की नहीं, आपकी विफलता की निशानी है, नाकामयाबी की। और दूसरी बात मैं कहूंगा समीर अब्बास साहब, इन लोगों में एक गुरूर और तकब्बुर आ गया है। अभी मैं देखता जा रहा हूं, जब भी किसी बीजेपी प्रवक्ता कॉर्नर होने लगता है, गोपाल भाई नहीं, गोपाल भाई तो बड़े शरीफ प्रवक्ता है, मिसाल है औरों के लिए, मगर जब कोई और प्रवक्ता कॉर्नर होने लगता है, वो बोलता है अरे हम 19 राज्यों में हैं, लोग हमें चुनाव जिता के क्यों लाते हैं अगर हमसे नाखुश हैं। ये देखिए,
इन लोगों का इनका फोकस जो है, इनकी जो प्राथमिकता है वो चुनाव जीतना है बनिस्बत इसके कि सरकार चलाए, गुड गवर्नेंस डिलीवर करें। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा, जूही जी ने बड़ी सही बात कही, आप ये मेडिकल अस्पतालों की बात करें, ये योजनाओं के बारे में बात करें, आपको अभी तक क्या रोक रहा था? आप खुद इतने जोर शोर से बोलते हैं आपने लार्जेस्ट टैक्स कलेक्शंस किए, आप जोर शोर से बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन से इतना पैसा आया, आप जोर शोर से बोलते हैं हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए। अरे भैया घर जल रहा है और आप कह रहे हो मैं ताले बदल रहा हूं उन्हें। आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, आपसे सरकार नहीं चलती, आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, वरना 2018 के आखिर में या 2019 में जो भी आप चुने जनता आपको फैसला सुना देगी, जैसे राजस्थान ने सुनाया। ठीक है, आलोक पुराणिक जी मुझे ये बताइए कि भाई सरकार ने कह दिया, अभी गोपाल जी ने भी कह दिया कि देखिए हमने 1.5 गुने की बात की थी और समीर भाई एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वाकई ऐसा हो गया है तो आज देश का किसान खुश नजर क्यों नहीं आ रहा है? मैं आऊंगा गोपाल जी, एक मिनट पहले अर्थशास्त्र समझ लू ना इसका। एक मिनट गोपाल जी प्लीज, 30 आलोक पुराणिक जी को सुन लीजिए। नहीं 30 सेकंड, अरे मैं आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। चलिए बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अभी मोहम्मद खान भाई कह रहे थे कि 19 राज्यों में जीत के इनको अहंकार आ गया है। कांग्रेस तो अभी 3 सीटें जीत के अहंकार में बोल रही कि हम 3 सीट जीत गए। तो ये बात, हार जीत का स्वाभिमान होता है, अहंकार नहीं होता। ठीक है आलोक जी ये जो बात की गई है कि भाई 1.5 गुना हमने वादा किया था, 1.5 गुना हमने वो कर दिखाया। अगर वाकई ऐसा हो गया है तो आज देश का किसान खुश क्यों नहीं नजर आ रहा है? सुबह से लेकर शाम तक, बजट शुरू होने से पहले और बजट शुरू होने के बाद किसानों की बहुत सारी हमने बातचीत दिखाई, एक भी किसान खुश नहीं है। वो कह रहा है जी ये तो सरासर धोखा है, कुठाराघात है हमारे साथ। ऐसा क्यों? फिर देखिए, बजट मूलतः घोषणाओं का दस्तावेज और इंटेंशंस का एक स्टेटमेंट होता है। वहां से क्या उतर के एग्जीक्यूट नीचे जाता है, ये फैसला कोई किसान, कोई वोटर उस दिन करता है जब वो वोट देने जाता है। अभी हाल के महीनों के सबसे बड़े चुनाव, गुजरात के चुनाव में बार बार ये बात सामने आई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के हारने का कारण कहीं ना कहीं ये रहा है कि किसान समस्या में है। मध्य प्रदेश में किसान समस्या में है, महाराष्ट्र किसान समस्या में है। अभी ये पॉलिटिकल डिबेट का मसला नहीं और एक आध बजट का मसला नहीं है, पर किसान की समस्या का मूल समाधान करना पड़ेगा। और मूल समाधान यही है कि उसको उसकी लागत के ऊपर एक 50% या जो भी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करके दी जाए। घोषणा के तौर पे बड़ा शानदार काम है ये, लेकिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ही ये देखा जा रहा है कि समर्थन मूल्य को दिलवा पाना अपने आप में आफत है। उसके लिए एक भावांतर योजना अलग चली जी, तेलंगाना की योजना एक अलग चल रही है, हरियाणा में योजना अलग चल रही है। तो ये घोषणा का मतलब ये नहीं किसान कल्याण हो गया। इसलिए मैं बार बार 2 बात कहता हूं कि ये 50% ज्यादा लागत से दिलवा पाना, 50 करोड़ लोगों को अगर मेडिकल कवर दिलवा पाना, गोपाल जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि ये 2 काम आधे भी हो गए तो आपकी सरकार आने वाले 2 टर्म में कहीं नहीं जानी, बाकी सब भूल जाइए। ये 2 ही काम आधे हो गए तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सफलता का राज क्या है? एजुकेशन और अस्पताल, स्कूल उन्होंने थोड़े बेहतर किए हुए हैं और अस्पताल किए हुए हैं, और उनकी आप देख लीजिए। तो ये 2 काम ही ऐसे काम है कि इनको अगर ठीक ठाक मतलब ग्राउंड लेवल पे करवा दिया गया तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक आर्थिक बहुत बड़ी उपलब्धि होंगी। लेकिन अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे पूरा शक है कि वो एमएसपी का डिक्लेरेशन और किसान को उसकी प्राप्ति, इसके बीच बहुत सारी बाधा। विनोद अग्निहोत्री जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर अगर बजट में कही गई बातों की अगर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, समीर भाई, क्योंकि सरकारें अपने किए गए वादों का सम्मान तो करती नहीं है, तो फिर तो टीवी विज्ञापनों वाली हालत हो जाएगी। टीवी विज्ञापन में कुछ भी कह दो, फिर वो जब प्रोडक्ट हम ले आते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कैसा है। तो वादे कुछ भी कर दो, जब अमल में आएंगे तब हम देखेंगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ, फिर तो ये हालत हो जाएगी। नहीं, देखिए, बजट में अगर कोई घोषणा की जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा कर। तो सरकारें करने की कोशिश करती हैं, हम लोग मानते हैं, जैसी जनता मानती है। कितना कर पाती है ये अलग बात है, लेकिन अब बात किसानों की हो रही है। देखिए, मैं आलोक जी से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि अगर किसानों की स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसानों की लागत का 1.5 गुना मूल्य वाकई घोषित करके दिलवा पाने में सरकार कामयाब होती है तो बहुत बड़ा एक फैसला होगा, बहुत बड़ी देश के प्रति और किसानों के प्रति। इसी शक का मैं जिक्र कर रहा हूं, बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी शक जता रहे हैं कि भाई ये संभव नहीं है। समीर भाई, मुझे पेच क्या है? एक मिनट, मैं बता रहा हूं, समीर भाई पूरा कर लीजिए। इसमें पेच
इसमें पेच ये है कि किसान की फसल की जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल जो है जो 50-52 रुपए में था आज 62 रुपए 63 रुपए पहुंच रहा है। बिल्कुल, खाद का कट्टा जो था जो 600-650 मिलता था आज 1100-1200 मिल रहा है। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब बढ़नी शुरू हुई है जी, लेकिन पहले कम थी। और यूरिया की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से आज कम है, हाँ। लेकिन यहाँ महंगा मिल रहा है। हाँ। तो ये बीच का जो है सरकार ये कहा जा रहा है नंबर एक। दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन, जब डीजल महंगा हुआ तो सिंचाई महंगी, जुताई महंगी, फसल की कटाई महंगी और साथ में जो है आपका जो है परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा। फिर किसान को कोल्ड स्टोरेज अगर ले जाना है, मंडी ले जाना है, तो जब तक किसान को आप उसकी लागत मूल्य बढ़ाने के साथ साथ उसकी लागत को कम करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार के साथ। जी गोपाल जी आप जवाब दीजिए। हाँ देखिए, लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार, हमारी सरकार किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना कैसे देगी। अभी भावांतर की बात की है जी। अल्टीमेटली देखिए क्या होता है, एमएसपी देने में प्रॉब्लम क्या होता था कि सरकार के पास ना भंडारण की सुविधा है। अगर वो प्रोडक्ट खरीद भी लेती है कमोडिटीज खाद्यान्न, तो उसको कहाँ रखे, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो सड़ जाता था और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम थी। दूसरा वो इन्फ्लेशनरी भी होता था क्योंकि अगर एमएसपी पे खरीदते हैं तो वो कंज्यूमर को महंगा मिलता है। तो भावांतर उसका एक सॉल्यूशन है कि किसानों को सरकार कहेगी कि आप अपने माल को मार्केट में, ओपन मार्केट में ही बेचें और आप उसका जो डिफरेंस है एमएसपी और उसका डिफरेंस हम आपके अकाउंट पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दे देंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है लेकिन उसको अब केंद्र सरकार उसको ठीक कर लेगी क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन काम करने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें ना भंडारण की समस्या आएगी, ना इन्फ्लेशन की समस्या आएगी और मार्केट फोर्सेस को भी डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे प्राइसेस, डिमांड सप्लाई को नहीं। और नहीं, एक लेकिन और अग्रवाल साहब, सुनिए, जब आप ये कहते हैं कि भाई आगामी खरीफ की फसलों को उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना कीमत पर लेने का फैसला कर लिया गया है, ये मैं कोट कर रहा हूं, तो ये आप वाकई करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं? हाँ, इसमें छल तो नहीं होगा किसानों के साथ? ये किसान बिल्कुल करने जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अगर नहीं, ये पब्लिक रैली का भाषण नहीं है, ये पार्लियामेंट में दिया हुआ कमिटमेंट है, पार्लियामेंट में दिया हुआ वित्त मंत्री का कमिटमेंट है, ये पब्लिक रैली का भाषण नहीं है। तो ये कब तक हो जाएगा? और दूसरी बात तक हो जाएगा, इसके लिए भी 2022 तक का इंतजार नहीं करना होगा। लागत सुनिए, सुन लीजिए, अभी तक क्या होता था कृषि क्षेत्र में, जब ग्रोथ की बात करते थे, विकास की बात करते थे, तो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते थे। सरकार ने देखा कि मात्र प्रोडक्शन अगर बढ़ भी जाता है तो किसानों को नुकसान हो जाता है, फसल का दाम कम हो जाता है। तो जो एग्रीकल्चर ग्रोथ को अगर हमने देखना है तो उसमें उसकी इनकम की तरफ फोकस करना है। किसानों की इनकम की तरफ सरकार ने अपना फोकस कर दिया है कि उनकी इनकम बढ़े, लागत मूल्य कम हो, उनको तो वो तो 2022 तक का वादा है ना। तो ये समग्रता से देख के अगर सरकार आगे चल रही है, बिल्कुल 2022 तक का वादा है कि किसानों की आय को दुगना कर देंगे। और ये लागत का जो 1.5 गुना वाला है, जादू की वादा छड़ी ये भी 2022 तक का ही है। तो फिर नहीं, ये तो 2000, ये तो इसी साल का वादा है। अभी खरीफ की फसल पे प्रधान वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बार जो खरीफ की फसल होगी उसमें हम एमएसपी दे। क्यों डाउट करते हो आप? ठीक है सरकार ने इसके लिए 2022 का इंतजार नहीं करना है, जो कहा गया है वो करके दिखाया भी जाएगा। और अगर वाकई ये कर दिखाया जाता है तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, किसानों की बड़ी पुरानी मांग मान ली जाएगी और अगर वो अमल में ले आती है सरकार तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जी समीर भाई, दो डाउट में होता है। इन्होंने ही पहले कहा कि एक कृषि इंश्योरेंस, कृषक बीमा योजना थी जिसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ और फायदा किसको हुआ? तो कृषक कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को हुआ, हमारे किसानों को नहीं हुआ, पैसा उनसे उनके पास चला गया।
दूसरी बात ये कि नहीं, ये पिछले गलत वाली योजना बात थी, है। 5 लाख तालाब ये खुदवाएंगे मनरेगा में, उसका कोई जिक्र नहीं है। सर नमामि गंगा आपने फिर अलॉटमेंट किया है, आपने 8% या 10% केवल उसमें खर्चा किया, इसलिए आपके ऊपर डाउट होता है। कि आप किसान को समझिए, किसान की लागत बढ़ रही है। आप कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि लागत से 150%, आप कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो तो ऑलरेडी बहुत कम है। स्वामीनाथन रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, उसमें लागत से आप एक 150% पन्ना निकाल कह रहे कर हैं। लागू नहीं कर सकते हैं। सर जी प्लीज एक मिनट, आप सुन चुके, आप बोल चुके सर, आप बोल चुके, सुन लीजिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को आप पूरी तरह क्यों नहीं लागू करते? अगर आपकी मंशा इतनी, और 2022 तक का मत दीजिए, 2018 के अंत में शायद या फिर शुरुआत में 2019 की आचार संहिता लागू हो जाएगी, ये आपका आखिरी बजट था, तो आपने ये क्यों नहीं बताया जनता को या मिडिल क्लास को क्यों ये नहीं बताया? जैसे आपने रातों रात लाइन में खड़ा कर दिया था या रातों रात जीएसटी लागू कर दिया था, तो इन 5 महीनों में या 6 महीनों में आप उनको क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? आपकी कोई भी स्कीम जो बड़े बड़े आप अनाउंस कर रहे हैं वो ग्राउंड पे 8 महीने से पहले नहीं आ सकती। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके अफसरान कह रहे हैं, आपके लीडर, लेकिन तनख्वाह आपकी बढ़ जा रही है। खरीफ की फसल पे, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधियों की हो। सर आपने एमपी, ये सारे डाउट्स आपके मन में नहीं उठ रहे हैं अरविंद निषाद साहब? खरीफ की बढ़ाने का प्रावधान अरविंद निषाद साहब, देखिए ये सारे डाउट्स आपके मन में नहीं उठ रहे? आवाज हम आपको सब अच्छा नजर आ रहा है? मंत्री ने कहा है कि खरीफ की फसल से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है। समीर खरीफ साहब की जूही फसल जी से की ये आवाज MSP लागू हो नहीं जाएगा, ये पहुंच पा कहा रही बताएं। है। मैं उनकी बातों को नहीं, मैंने उनकी हाँ, बातों को नहीं MSP सुन तो लागू है, पाया, सर। इसीलिए मैं और क्षमा कब चाहता ये हूँ वाला कि कब वो होगा? क्या उन्होंने कही है, अरविंद किस निषाद साहब, संदर्भ में जिन क्या किसानों बात का कही आप है, जिक्र इसलिए- कर रहे थे कि किसानों की एमएसपी की मांग जो थी वो मान ली गई है, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, साथ ही साथ आपने मेडिकल इंश्योरेंस की बात की, उन सब पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस कराएगी सरकार कैसे? सरकार के पास पैसे नहीं है, खजाने में इतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है, अमल में कैसे आएगा? प्लस जो एमएसपी वाली बात की जा रही है, जूही जी कह रही हैं 8 महीना लग जाएगा उसको अमल में आने में, तो फिर तो ये सिर्फ वादा ही हो गया ना। समीर साहब, बिहार में, इसलिए मैं बिहार का उदाहरण देकर मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जब सर आपके अफसरान, नीति आयोग ने कहा, मैंने नहीं कहा, आपके नीति आयोग के चेयरमैन ने समीर कहा, साहब मेरी मैंने बात नहीं को सुन कहा। लिया ठीक है, जाए। निषाद साहब बोल रहे हैं। समीर साहब, अरविंद निषाद साहब बहुत देर से वेट कर रहे थे आप सबका। जी जी बोलिए। मैं बिहार का उदाहरण देते हुए मैं बताना चाह रहा हूं कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए तो बिहार का कुल बजट 2600 करोड़ रुपया था। आज बिहार का बजट 1,68,000 करोड़ का है। जब कोई साफ मन और नेक विचार से जब कोई काम किया जाता है, जब कोई घोषणा की जाती है, तो पैसे का इंतजाम करना कोई बड़ा भारी काम नहीं होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जैसे बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को पटरी पर लाने का काम किया है, बदहाल बिहार को आज व्यवस्थित बिहार और विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो कदम उठाया है, उसी प्रकार जिन क्षेत्रों में पैसे का आकलन यहाँ विद्वत जन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार उन सभी क्षेत्रों में सरकार अपने स्तर से पैसे की व्यवस्था करने के बारे में पूर्ण रूप से विचार करके आज इन सारी योजनाओं की घोषणा की है। इसलिए सरकार जब कोई पार्लियामेंट में कोई बात कहती है, उसका मतलब होता है। पार्लियामेंट में इसलिए सवाल और जवाब होते हैं, पार्लियामेंट में इसलिए सत्र का आयोजन होता है, पार्लियामेंट में जब कोई मंत्री बोलता है तो उसका एक आधिकारिक रूप से लेखा जोखा होता है। कोई भी मंत्री कोई भी विभाग के बारे में जब कोई आंकड़ा प्रस्तुत करता है तो लेखा जोखा रखने के बाद ही कोई आंकड़ा प्रस्तुत करता है। हम यहाँ जवानी खर्च करने के लिए नहीं बैठे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार ने जिन सेक्टर में घोषणा की है, आने वाले दिनों में सरकार उन सभी सेक्टरों में उचित राशि का प्रबंध करेगी और देश को एक नई व्यवस्था, नई विकास के पटरी पर दौड़ाने का काम करेगी। इसीलिए देश के आज 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है। कांग्रेस पार्टी, अभी ठीक ही अग्रवाल साहब कह रहे थे कि 3 सीटों पर जीत करके आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश को जीतने की सपना देख रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के तो बारे मतलब में आपके हिसाब से ज्यादा ही आपके हिसाब से ये जो चुनावी बजट पेश किया गया है, ये 2019 जिता देगा एनडीए को? देखिए
लोकतंत्र में चुनाव जीतना एक इम्पोर्टेंट विषय होता है। हम इसीलिए चुनाव में जाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल का मुख्य एजेंडा होता है चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के लिए हम नीतियां बनाते हैं, चुनाव जीतने के लिए कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम को जनता के बीच ले जाते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं, और जनता में जब हमारी मोहम्मद अली खान साहब, माना कि राजस्थान में आपके लिए आज अच्छी खबरें आई, लेकिन इन खबरों से कहीं आप जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए? जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया कि राहुल गांधी ने कह दिया बस 1 साल और, उसके बाद तो फिर हम आ ही रहे? समीर अब्बास साहब, हमारे लिए जो गीता का फरमान है वो अहमियत रखता है, हार में निराशा नहीं, जीत में घमंड नहीं। तो हम जीते हैं, प्रोत्साहन मिला और हमारे वर्कर्स को पूरा भरोसा है हम जीतेंगे। निशाद साहब की बात पे मुझे हैरानगी हो रही है, निशाद साहब को भूल गए कि हमारा सहारा लेके इन्होंने चुनाव जीता था, सत्ता में आए थे 2015 में, इतने साल नहीं गुजरे। तो भूलना पड़ेगा ना, बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया, फंड्स आ गए, आपसे अलग होने का फायदा तो हुआ ना। सुनिए निशाद साहब, सुनिए, मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप जैसी राजनीति मिलने वाला बजट बढ़ गया भाई, व्यक्तिगत तो कुछ तो होंगे, आप इस्तेमाल कीजिए। सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए निशाद साहब, मुझे तू मैमे वाली बहस में नहीं पढ़ना, मुझे आपसे नहीं पढ़ना इस तू मैमे वाली बहस में, मुझे एक पॉलिटिकल पॉइंट नहीं करना है इस डिबेट पे। सुनिए, अच्छा ठीक है निशाद, सुनिए, हाँ, आपकी राय हो सकती है, आप खुश रहिए, आप जो मानना है मानिए, मगर सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की करीब 4 बजे के, और उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने वाला है। अरे जनाब, मैं आपकी बात पे भरोसा करता अगर आज आपने कस्टम ड्यूटी दुगनी नहीं कर दी होती स्मार्टफोन्स पे, 20% हो गई है स्मार्टफोन्स पे ड्यूटी। अब आप बोलते हैं एक तरफ से आप टेक्नोलॉजी पर करना चाहते हैं, और जो सबसे अहम क्या बोलेंगे उसे उर्दू में टूल होता है, उसे आपने महंगा कर दिया, और जो हर इंसान इस्तेमाल करता है, वो रईसों का इस्तेमाल की चीज नहीं है, सबके इस्तेमाल की चीज है। आखिर में मैं कहूंगा, दोनों निशाद साहब और गोपाल अग्रवाल भाई दोनों बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया जाए उसका आदर और सम्मान किया जाता है, उसे नहीं तोड़ सकते। इनकी बात अगर आप लीगल नजरिए से देखें सही है, क्योंकि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जो आपको जिम्मेदार ठहराती है, जो आप आश्वासन देते पार्लियामेंट में। मगर आप लोगों ने यही आश्वासन, अरुण जेटली जी यही वित्त मंत्री थे जिन्होंने 2014 में खड़े होकर कहा था कि मेरी मर्यादा है, मेरी मंशा है कि मैं अगले 4 साल में इनकम टैक्स रेट 25% कर दूंगा 30% से। वो भी वादा नहीं था, या वो भी जुमला निकला। इसलिए देखिए, आप लोगों को ये सब मर्यादाओं का, इन सब कानूनों की अहमियत करने का वो तो है नहीं शौक, तो इसलिए मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। आखिर में देखिए, जनता देख रही है आज, इतनी नाराजगी है किसानों में, मिडिल क्लास में, कोई आपसे खुश नहीं है। आप 2 मिनट को थोड़ा उसे उर्दू में इंट्रोस्पेक्शन को जो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मगर आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आज जनता आपसे इतनी नाराज क्यों है, और इसका जवाब आपको चुनावों में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका जवाब आपको अभी मिलेगा, आप देखते। ठीक है, आलोक पुराणिक साहब, क्या वाकई ऐसा है? ये फिर तो ये चुनावी बजट नहीं हुआ, लोक लुभावन बजट हुआ नहीं, अगर वाकई ऐसी तस्वीर है तो, जिसका जिक्र मोहम्मद अली खान कर रहे हैं। भारतीय चुनावों का अध्ययन आप करें तो आपको पता लगेगा कि बजट का, मुद्दों का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2016 नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी, मेरा बतौर अर्थशास्त्र के छात्र एक ऐसा कन्विक्शन था कि जो जनता परेशान है, भाजपा को बड़ी समस्याएं आएंगी इससे। कथ्य और तथ्य, फैक्ट और नैरेटिव, मोदी जी ने उसका नैरेटिव ऐसा पेश किया कि वो चीजें यूपी से लेके तमाम चुनावों में भाजपा जीत के आई। तो ये आश्वस्त हो जाना या ये मान लेना कि इस बजट का भी 1 साल में जाने क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन मूल बात यह है, विकास आमतौर पे आपके मेरे डिबेट का किसी कहने सुनने का विषय नहीं, वो हमारे जेब में महसूस होता है। वो किसान की जेब में महसूस होता है। अगर किसान को जेब में महसूस होता दिखेगा, या उसको उसकी आश्वस्ति मिलेगी, या उसके नैरेटिव से, उसकी कहानी से उसको हर साल अगर 2 करोड़ रोजगार मिल रहे होते तो वो दिखता नजर आता, आश्वस्ति मिलेगी, नैरेटिव मिलेगा, तो उसमें वो वोट वहीं जाएगा। लेकिन इस बजट का 2019 के चुनाव से मुझे कोई ताल्लुक नहीं दिखता। विनोद अग्निहोत्री साहब, क्या राय आपकी? हर साल अगर 2 करोड़ रोजगार मिल रहे होते तो वो नजर आता ना। 4 साल बाद भी सरकार को ये नहीं कहना पड़ता कि भाई हमारा टारगेट इस बार 70 लाख नौकरियां देने का। जी नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव से ताल्लुक तो है इस बजट का, क्योंकि आलोक जी अर्थशास्त्री हैं, मैं राजनीतिक पत्रकार हूं, तो मैं चीजों को राजनीति के नजरिए से देखता हूं। ये सही है कि हर सरकार चुनाव वर्ष में जो बजट लाती है वो बड़ा उदार बजट होता है,
अगर आप 2013 का बजट यूपीए का देखें जो चुनाव से पहले वाला, उसमें बहुत रेवड़ियां बांटी गई थी और बड़ा हम लोगों ने बैठ कर तारीफ की थी, लेकिन हालत ये हो गई कांग्रेस पार्टी 44 पे पहुंच गई उसके बावजूद जी। लेकिन फिर भी सरकारें करती हैं। इस बजट में रेवड़ियां उतनी नहीं दी गई जितने कि नारे दिए गए हैं। पहला नारा कि 50 करोड़ लोगों को हम 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं। ये मोदी जी अपने भाषणों में बहुत प्रमुखता से और शिद्दत से उठाएंगे। हाँ। जैसे उन्होंने नोटबंदी के बाद उठाया था कि मैं अकेला भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं, मैं अकेला काले धन से लड़ रहा हूं, हाँ। और मैं आप मेरा साथ दीजिए। हाँ। तो अब वो कहें, जैसे उन्होंने फसल बीमा को किसानों के बीच में ले जाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश चुनाव में, बराबर उज्ज्वला योजना का बहुत मुद्दा उठाया, उज्ज्वला योजना को बनाया। अब वो 50 करोड़ जो है लोगों के रोजगार बीमा को जो है स्वास्थ्य बीमा को बनाएंगे, 5 लाख लोगों को रुपए का जो है। दूसरा, किसानों की फसल की लागत की 1.5 गुनी कीमत जो है उसको वो अपने भाषणों में मुद्दे के रूप में, चुनावी मुद्दे के रूप में ले जाएंगे। तीसरा, जो ये उज्ज्वला योजना का जो लक्ष्य बढ़ाया है जी, उसको जनता के बीच में ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से चुनावी नारों का ये बजट है। अब क्योंकि जाहिर है जो घोषणाएं की गई हैं बजट में, उनको अमल पे लाते लाते खुद ही सरकार के लोग करें 8-10 महीने लग जाएंगे, हाँ। या साल भर लग जाए, तो चुनाव तो तब तक अपने मोड में आ चुके होंगे। लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी ने एजेंडा जो है, जेटली जी ने और मोदी जी ने 2019 के चुनावों का और 2018 के विधानसभा चुनावों का सेट कर दिया। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, लास्ट कमेंट आपसे। उम्मीदों पर खरे कैसे उतरेंगे? उम्मीदें बढ़ा तो दिए हैं आपने, और नाराजगी भी अब शुरू हो गई है सरकार के खिलाफ, यह भी बात माननी पड़ेगी। राजस्थान के नतीजे हमारे सामने हैं, तो लोग नाराज तो हैं, इसको आपको दूर करना है, वक्त बहुत कम है। देखिए, जनता आज की डेट पे बड़ी जागरूक है। अगर आप झूठे वादे करेंगे तो 1 महीने 2 महीने रह जाएंगे। इलेक्शन भी कंटिन्यूअस हो रहे हैं। इस 18 में भी 10-12 8-10 स्टेट के इलेक्शन हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि 19 में ही जाके पता चलेगा। हर इलेक्शन में टेस्ट होता है। हाँ। और जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक महत्वपूर्ण काम है कि उन्हें इलेक्शन जीतना है, और खोखले वादों से कभी इलेक्शन जीत रहे होते तो सारे वादे कर करके जीत जाते। वादे के साथ काम भी बोलता है। पिछले 3.5 जब 19 में हम जाएंगे तो रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा है। और अगर रिपोर्ट कार्ड में फेल होते हैं तो वो खुद ही कह रहे हैं कि जनता मुझे मत चुनना दोबारा। अब इससे ज्यादा आप क्या कमिटमेंट चाहते हो? आप उससे ज्यादा, वो खुद कह रहे हैं कि 19 में जब मैं इलेक्शन में जाऊंगा रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा, और अगर मैं फेल हो गया तो मुझे मत चुनना। तो जनता के पास तो ऑप्शन है। हम जो बोल रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए। बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा ईमानदारी और क्या हो सकती है? उसी को जनता फैसला कर देगी। अगर नाराज है तो हटा देगी। हाँ, और अपोजिशन की क्या ईमानदारी है? बहुत शुक्रिया। जो इन वादों में, लेकिन इस बार देश की उम्मीदें आपसे यही है कि जो वादे किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 2019 से पहले ही किया जाए। 2022 वाले वादे जो हैं उनकी लिस्ट थोड़ी सी कम कर दीजिए, 2019 वालों की थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू। शब ब खैर।